एरिज़ोना का बाजार ऊपर बढ़ने लगा और कुछ साल बाद कोलोराडो के एक निवेशक ने उस जायदाद के बदले $12 लाख देने का प्रस्ताव रखा। इस उदाहरण का सबक ये है कि किस तरह एक छोटी राशि बढ़कर एक बड़ी राशि बन सकती है। एक बार फिर यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निवेश रणनीतियों, बाजार की समझ और कानूनों की समझ का मामला है। यदि लोग इन विषयों में माहिर नहीं हैं, तो स्पष्ट रूप से उन्हें सामान्य सलाह पर अमल करना चाहिए, जिसके अनुसार इंसान को सुरक्षित खेलना चाहिए, अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और सिर्फ सुरक्षित निवेशों में निवेश करना चाहिए। सुरक्षित निवेशों के साथ समस्या ये होती है कि वे प्राय कुछ ज़्यादा ही साफ सुथरे रहते हैं, यानी उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि मुनाफे की संभावना कम हो जाती है। ज़्यादातर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जोखिम भरे सौदों को इसलिए नहीं छूते हैं ताकि अपनी और अपने ग्राहकों की रक्षा कर सकें। यह समझदारी भरी नीति भी है। असल गर्मा गर्म सौदे नौसिखियों के सामने पेश नहीं किए जाते। प्राय सबसे अच्छे सौदे उन्हीं लोगों के सामने परोसे जाते हैं जो उस खेल को समझते हैं, और उन्हीं की वजह से अमीर लोग ज़्यादा अमीर बनते हैं। जिस व्यक्ति को प्रबुद्ध निवेशक नहीं समझा जाता, उसके सामने जोखिम भरे सौदे पेश करना तकनीकी दृष्टि से गैर कानूनी है, लेकिन जाहिर है यह भी कभी कभार होता है। निवेशक के रूप में मैं जितना ज़्यादा प्रबुद्ध बनता हूँ, मेरे सामने उतने ही ज़्यादा अवसर आते हैं। जीवन भर अपनी वित्तीय बुद्धि बढ़ाने का एक और फायदा ये है कि आपके सामने ज़्यादा अवसर पेश किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी वित्तीय बुद्धि जितनी ज़्यादा होती है, यह परखना उतना ही आसान होता है कि सौदा अच्छा है या नहीं। यह आपकी बुद्धि ही है जो किसी बुरे सौदे को पहचान सकती है या किसी बुरे सौदे को अच्छा बना सकती है। मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ, और सीखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं उतने ही ज़्यादा पैसे बनाता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ मेरे अनुभव और बुद्धिमत्ता दोनों ही बढ़ती जाती हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस खेल को सुरक्षित तरीके से खेल रहे हैं, अपने पैसे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वित्तीय बुद्धि नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसके बढ़ने में समय लगता है। मेरी कुल जमा फिलॉसफी है अपनी संपत्ति वाले कॉलम में बीज बोना। यही मेरा फॉर्मूला है। मैं छोटे पैमाने पर शुरुआत करके बीज बो देता हूँ। कुछ बड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। हमारे रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन में कई मिलियन डॉलर की जायदाद है। ये हमारा खुद का REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन मिलियन डॉलर निवेशों में से ज़्यादातर $5,000 या $10,000 जितने छोटे निवेशों से शुरू हुए हैं। ये सभी डाउन पेमेंट्स खुशकिस्मत थे जो उन्हें तेजी से बढ़ता बाजार मिला और वे कर मुक्त होकर आगे बढ़े। बाद में बरसों में हमने उन्हें कई बार खरीदा बेचा। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जो एक कॉर्पोरेशन से सुरक्षित है, जिसे किम और मैं अपना निजी म्यूचुअल फंड कहते हैं। हमारे कुछ मित्र हैं जो खास तौर पर हम जैसे निवेशकों के साथ सौदे करते हैं, जिनके पास हर महीने निवेश करने के लिए अतिरिक्त पैसे होते हैं। हम ज़्यादा जोखिम वाली खतरनाक निजी कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा के स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने वाली है। लाभ कितनी तेजी से हो सकता है, इसका एक उदाहरण देखें। मान लें कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले उसके 1 लाख शेयर 25 सेंट के भाव पर खरीद लिए जाएं। 6 महीने बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाती है और शेयर का भाव $2 हो जाता है। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो भाव बढ़ता रहता है और वह शेयर $20 या उससे ज़्यादा का भी हो सकता है। ऐसे कई वर्ष रहे हैं जब हमारे निवेश किए हुए $25,000 एक साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए। यह जुआ नहीं है, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं। यह जुआ है। अगर आप किसी सौदे में पैसा फेंक रहे हो और प्रार्थना कर रहे हो, किसी भी चीज़ में महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी तकनीकी योग्यता, बुद्धि और खेल के प्रेम का इस्तेमाल करके नुकसान की आशंका को कम करें, जोखिम को कम करें। वैसे एक बात ध्यान रखें, जोखिम हमेशा रहता है। यह तो वित्तीय बुद्धि है जो संभावनाओं को बेहतर बनाती है। इस तरह एक व्यक्ति के लिए जो जोखिम भरा है वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कम जोखिम भरा होता है। यही वह मूल कारण है जिसकी वजह से मैं लोगों को लगातार प्रोत्साहित करता हूँ कि वे शेयरों, रियल एस्टेट या दूसरे बाजारों के बजाय अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। आप जितने ज़्यादा चतुर होते हैं, आपकी सफलता के अवसर भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से जिन शेयरों में निवेश किया वे ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम भरे थे, इसलिए उनकी सलाह देने का सवाल ही नहीं है। मैं इस खेल को
1979 से खेल रहा हूँ और मैंने इसके लिए अपने हिस्से से ज़्यादा का शिक्षण शुल्क चुकाया है। लेकिन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे कि ऐसे निवेश ज़्यादातर लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों होते हैं, तो आप अपने जीवन को इस तरह से बना सकते हैं ताकि $25,000 को एक साल में $10 लाख में बदलने की योग्यता आपके लिए कम खतरनाक हो। जैसा पहले बताया गया था, मैंने जो भी लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात का उदाहरण देने के लिए यह बता रहा हूँ कि यह सरल और संभव है। मैं जो करता हूँ वह विराट योजना में छोटे आलुओं जैसा है, लेकिन आम आमदनी के लिए हर साल $1 लाख की निष्क्रिय आमदनी अच्छी है और इसे पाना खास मुश्किल भी नहीं है। यह काम 5 से 10 साल के बीच किया जा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार कैसा है और आप कितने चतुर हैं। यदि आप अपने जीवन के खर्च कम रखते हैं तो $1 लाख की अतिरिक्त आय आपको सुखद लगेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। अगर आप चाहें तो आप काम कर सकते हैं, या अगर आप चुनाव करें तो आप खाली रह सकते हैं और सरकारी टैक्स तंत्र का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने के बजाय अपने पक्ष में कर सकते हैं। रियल एस्टेट मेरे निवेश की नींव है। मैं रियल एस्टेट को इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि ये स्थायी और धीमी गति से चलने वाली होती है। मुझे ठोस नींव पसंद है। इससे मिलने वाला कैश फ्लो काफी स्थिर होता है और अगर प्रबंधन सही हो तो इसका मूल्य बढ़ने का अच्छा अवसर होता है। रियल एस्टेट की ठोस आधारशिला होने के साथ अच्छी बात यह है कि इससे मुझे ज़्यादा बड़े जोखिम लेने की अनुमति मिलती है, जैसा मैं खतरनाक शेयरों के साथ करता हूँ। अगर मुझे शेयर बाजार में भारी मुनाफा होता है तो मैं अपने मुनाफे पर कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाता हूँ और बचे हुए पैसे को रियल एस्टेट में निवेश कर देता हूँ ताकि मेरी संपत्ति की नींव और ज़्यादा मजबूत हो जाए। रियल एस्टेट पर एक और बात, मैं पूरे संसार की यात्रा कर चुका हूँ और निवेश करना सिखा चुका हूँ। हर शहर में मैं लोगों को कहते सुनता हूँ कि आप रियल एस्टेट सस्ते में नहीं खरीद सकते। मेरा अनुभव इसका ठीक उल्टा है। न्यूयॉर्क या टोक्यो में भी शहर की बाहरी सीमा पर आकर्षक मौके होते हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सिंगापुर में रियल एस्टेट के भाव काफी ऊंचे हैं, लेकिन वहाँ अब भी कार से छोटी दूरी के भीतर अच्छे मौके मौजूद हैं। इसलिए जब भी मैं किसी को कहते सुनता हूँ आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, तो मैं उसे याद दिलाता हूँ कि शायद उसे यह करना चाहिए। मैं नहीं जानता कि यहाँ ऐसा कैसे किया जा सकता है। अब तक बेहतरीन अवसर आंखों से नहीं दिखते हैं, वे तो दिमाग से देखे जाते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए दौलतमंद नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास अपने ठीक सामने मौजूद अवसरों को पहचानने का वित्तीय प्रशिक्षण नहीं है। मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं कैसे शुरू करूँ। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में मैं 10 कदम बताऊंगा जिन्हें उठाकर मैंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन याद रखें, इसमें आपको हमेशा मजा आना चाहिए। जब आप नियम सीख लेते हैं, निवेश की शब्दावली जान लेते हैं और अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से आप पाएंगे कि यह खेल उतना ही मजेदार है जितना कि दूसरा कोई खेल होता है। कई बार आप जीतते हैं और कई बार आप सीखते हैं, लेकिन हमेशा आनंद लें। ज़्यादातर लोग कभी इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि वे हारने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए मुझे स्कूल बहुत मूर्खतापूर्ण लगता है। स्कूल में हम सीखते हैं कि गलतियाँ बुरी होती हैं और गलतियाँ करने के लिए हमें सजा भी दी जाती है। बहरहाल, अगर आप इंसानों की सीखने की प्रक्रिया पर नज़र डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हम गलतियाँ करके ही सीखते हैं। हम गिरकर चलना सीखते हैं। अगर हम कभी ना करें तो हम कभी चल नहीं पाएंगे। यही साइकिल चलाना सीखने के बारे में सच है। मेरे घुटनों पर अब भी चोट के निशान हैं, लेकिन आज मैं बिना सोचे गाड़ी चला सकता हूँ। यही अमीर बनने के बारे में भी सच है। दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोगों के अमीर न होने का मुख्य कारण ये है कि वे हारने को लेकर दहशत में होते हैं। विजेता हारने से नहीं घबराते हैं, लेकिन पराजित घबराते हैं। असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। मैं पैसे को काफ़ी कुछ अपने टेनिस के खेल जैसा मानता हूँ। मैं जमकर खेलता हूँ, गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ, ज़्यादा गलतियाँ करता हूँ, सुधारता हूँ और बेहतर बनता जाता हूँ। अगर मैं मैच हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ, मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलते हैं। निवेशक 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट, पहला और सबसे आम प्रकार का निवेशक वह होता है जो बने बनाए निवेश खरीदता है। वह रिटेल आउटलेट जैसे रियल एस्टेट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर के पास जाकर निवेश खरीद लेता है। यह म्यूचुअल फंड, आईआईटी, शेयर या बॉन्ड कुछ भी हो सकता है। यह निवेश करने का साफ सुथरा और आसान तरीका है। इसकी एक उपमा वह खरीदार है जो किसी कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखा कंप्यूटर खरीद लाता है।